दिसंबर 2019 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में मंजूर किया गया CAA अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह ये भी है कि इसके क़वायद गुज़िश्ता 4 साल से अब तक वज़ा नहीं किए गए हैं। हालांकि वज़ारत दाखिला ने 9 बार तोसी की दरख्वास्त की है। कई अपोजिशन जमातों ने शहरियत तरमीमी क़ानून यानी CAA और NRC की मुखालिफत की है, लेकिन BJP का कहना है कि अपोजिशन का मकसद महज मुखालिफत करना है, इसके पीछे कोई हकीकी खदशा नहीं है। वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि CAA के क़वानीन मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। CAA की मंजूरी के 4 साल बाद शिमाल मशरक़ी रियासतों के तलबा तंजीमों ने सियाह परचम और बैनर्स आवेज़ां करते हुए यौम सियाह भी मनाया। दिल्ली में शाहीन बाग को सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मानकर CAA बेदारी दिन भी मनाया गया। 2021 में कोविड-19 के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया था कि CAA के निफाज की पैरवी की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर खामोश ही रही। शायद इसकी वजह मगरबी बंगाल के इंतखाबात में नाकामी हो। कोलकाता में एक अवामी मीटिंग के दौरान अमित शाह ने जोर देकर कहा था कि CAA के निफाज को कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर राज्यसभा डॉक्टर रहमान खान का कहना है कि इस वक्त CAA पर बहस करना होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एक हिकमत अमली है और हिंदुस्तान का आइन खुद इसके निफाज को रोकने के लिए काफ़ी है। ये जो होम मिनिस्टर साहब ने बंगाल में कहा है कि वो CAA इंट्रोड्यूस करेंगे, नो पावर कैन स्टॉप इट, वो उनका ये कहना है। मगर CAA का क़ानून बन के 4 साल से ज़्यादा हो गया और जैसा कि आपने कहा रूल्स ही बदलेंगे। ये सब मुझे लगता है कि इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट वो अभी तफ्तीश के लिए नहीं लिए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर है तो ये होम मिनिस्ट्री ये हम इससे नहीं कह सके, कोई स्टॉप नहीं कर सकते। क़ानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको वो स्टॉप करेगा बस। देखिए, उनको ये तो ये उनकी एक ऐसी मजबूरी बन गई है कि उनके पास कुछ और है ही नहीं कोई इशू जिस इशू के उठाकर वो वोट मांग सकें। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफ़रत और पोलराइजेशन के बग़ैर उनका कोई काम ही नहीं चलता। अगर उनके पास कुछ परफॉर्मेंस होता तो अपनी रिपोर्ट कार्ड कौम को दिखाते। उनके पास कुछ है ही नहीं, तो मजबूरन वो बेचारे इस किस्म के लोगों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि देश की जो मेजॉरिटी है वो अब धोखे में बिल्कुल नहीं आएगी, पहले भी नहीं आई थी, अब भी नहीं आएगी। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं इस खेल को कि ये लोग बेचारे क्यों ये काम कर रहे हैं। ये इस वक्त कितने बड़े बड़े इश्यूज़ मुल्क के सामने हैं। महंगाई का क्या हाल है, बेरोज़गारी का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल कितना ख़राब है। जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी लड़कियों के साथ रोज़ाना रेप किया जा रहा है, रेप करके उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा जा रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, सिखों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और अब तो क्रिश्चियंस के साथ मणिपुर में जो कुछ किया गया, तो ये सब कुछ उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने है। तो इसलिए वो, मुझे नहीं लगता कि वो अब इस वक्त कामयाब हो पाएंगे इन नॉन इश्यूज़ और कम्युनल इश्यूज़ को ऊपर लाकर, और जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ से लोगों की तवज्जो को हटाने में वो कामयाब हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता। कर्नाटक की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर अब्दुल मजीद का कहना है कि CAA गैर जमहूरी और अवाम मुखालिफ है। देखा जाएगा, क्योंकि अमित शाह से बड़ा इस देश का जनता है। जनता से गवर्नमेंट बनती है। जनता अगर तुम्हारे एंटी पीपल पॉलिसीज लाएंगे, जनता का खिलाफ कोई भी लाएंगे, कभी भी इस देश का अवाम बर्दाश्त नहीं किया। ये इस देश उठ खड़ेंगे।
ये किसी हालत से सीएए को जारी करने के लिए नहीं देंगे। समाजी और मजहबी कारकुन मुफ्ती उज़ैर अहमद क़ासमी ने दावा किया है कि NPR, CAA और NRC पॉलिसियों का मकसद मुसलमानों में खौफ पैदा करना और सियासी फ़ायदे के लिए SC, ST और OBC बिरादरियों को ज़हनी तौर पर हिंदू के तौर पर दर्जाबंदी करने की साजिश करना है और ये एक बार फिर 2024 के इंतखाबात का मुद्दा है। हाँ, इंडिया में जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई 1952 को पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद से जो है लोगों को पोलराइज करो और मुसलमानों को डराओ, यहाँ पे जो है गैर मुस्लिमों को डराओ, आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। उसी का एक पार्ट जो NRC है। NRC से क्या चाहते हैं? NRC का जो उन लोगों ने जो CAA NRC जो उन्होंने लाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले वो जो अमेंडमेंट बिल था, फिर उन्होंने जो एक्ट उसको बनाया, तो ये जो है लाकर जो है यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं SC, ST, OBC, इनको हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। क्योंकि CAA में क्या लिखा है कि जो भी माइग्रेंट होंगे, अगर वो हिंदू हैं या जैन है या बुद्ध है या सिख हैं, इनको जो है इजाज़त है। जो मुस्लिम्स हैं हम इनको जो है वापस बाहर भेज देंगे। इंडिया के बाहर बांग्लादेश है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, उधर खबरस्तान है, जो भी जहाँ से भी वो आए हों वहाँ उनको भेज देंगे। अगर ये मुस्लिम्स के अलावा जो है ये जो कैटेगरी उन्होंने बनाया कि हिंदू वगैरह वगैरह, तो इसमें मेन जो मसला है इंडिया में हिंदू कौन है। अब जो है बामसेफ ये जो तंजीम है, इन लोगों ने जब पूरे मुल्क में अपना एक प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने कहा कि आसाम में जो है NRC हुई तो वहाँ पे जो है 50 पर 2000 लोग जो है काम किए और कई हज़ार रुपए उसमें खर्च हुए और 5 साल तक काम चला। फिर क्या निकला? तो कहा कि आसाम की जो है 4.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ जो 18 लाख लोग जो है ऐसे मिले जिनके पास दस्तावेज़ नहीं थे। और आसाम के लोगों के पास दस्तावेज़ होने, ये भी कोई दस्तावेज़ होना कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि वहाँ सैलाब आते रहते, घर के घर भेज जाते हैं। दस्तावेज़ें कहाँ बचा के रखेंगे? जान बचाना ही मुश्किल है, तो दस्तावेज़ें और कागजात कहाँ से बचाते फिरेंगे? 18 लाख लोग जो है इसमें ये हुए। बाद में फिर उनके ऊपर जो है केस हुआ, फिर जो है उस पर ये हुआ। अब ये 18 लाख जो लोग थे, इसमें जो है मुसलमान जो 5 लाख थे, बाकी जो 14 लाख जो थे वो कौन थे? SC, ST, OBC के थे। इसका मतलब ये है कि NRC CAA से नुकसान जो है मुसलमानों से 3 गुना जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है। अब जब डाटा आया तो फिर जो है वो NRC को जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो डिटेंशन कैंप जो है बने वगैरह। तो ये जो धमकियां जो दे रहे हैं, इसका मकसद ही क्या है? SC, ST, OBC इन लोगों को जो है इनको उसके स्टेटस से निकाल कर हिंदू बनाने का जो है कार्यक्रम ये ज़्यादा नज़र आता है।